गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लाइव वीडियो में हमने मधुमक्खियों में श्रम विभाजन लिया था, साथ ही संचारण करने के लिए या कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए मधुमक्खियां हैं वो किस किस प्रकार का नृत्य करती हैं। तो उसमें लिया था मधुमक्खियां हैं वो दो प्रकार का नृत्य करती हैं, एक गोल नृत्य और एक वेगल नृत्य। इसके बाद में अगला टॉपिक है शहद इकट्ठा करने की तरीके। तो मधुमक्खियों के छत्ते से शहद कैसे एकत्रित करते हैं, इसके लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। उन तरीकों को सामूहिक रूप से दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक पारंपरिक तरीका होता है और दूसरा आधुनिक तरीका। तो देखिए, पारंपरिक तरीका है उसमें किसी टिन के पात्र में धुआं उत्पन्न करके फिर छत्ते के नीचे धुआं है वो छोड़ी जाती है, जिससे मधुमक्खियां उड़ जाती हैं और वहाँ फिर छत्ते के ऊपरी भाग से शहद को एकत्रित कर लिया जाता है। परंतु इस विधि से शहद एकत्रित करने से शहद है वो गंदा हो जाता है। जो अंडे हैं, लार्वा है, वो शहद में आ जाते हैं। तो पारंपरिक तरीके के अंतर्गत किसी पात्र या यूं कहें टिन के बर्तन में धुआं उत्पन्न करके फिर शहद को एकत्रित किया जाता है। दूसरा जो तरीका है वो है आधुनिक तरीका। इसमें शहद संग्रहणकर्ता विशेष पोशाक पहन लेता है ताकि श्रमिक मधुमक्खियां हैं उसके डंक न लगाए। दस्ताने वगैरह पहनकर फिर छत्ते से मधुमक्खियों को हटाकर छत्ते के ऊपरी भाग से शहद को एकत्रित कर लिया जाता है। इस विधि से सावधानी पूर्वक अगर इसको संपन्न किया जाए तो शहद है उसमें गंदगी नहीं फैल पाती है। तो ये शहद को एकत्रित करने के अलग अलग तरीके थे। पारंपरिक या पुराना तरीका था जो पुराने समय से चला आ रहा है। दूसरा जो आधुनिक तरीका था उसमें पोशाक और दस्ताने पहनकर फिर शहद को एकत्रित किया जाता है। इसके बाद में लेते हैं कि शहद है वो पोषक दृष्टि से कैसा होता है। शहद में उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स उपस्थित होती है, इसलिए ये श्रेष्ठ पोषक पदार्थ होता है। साथ ही इसमें एंटी एलर्जिक गुण पाए जाते हैं। ये एक तीव्र प्रकार का अम्ल होता है। इसके मधुमक्खियों से जो विष प्राप्त किया जाता है वो विष भी तीव्र अम्ल होता है। तो शहद की हम बात करें, शहद में
उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण उपस्थित होते हैं। ये ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है। साथ ही इसका उपयोग औषधियों में करते हैं। शहद है सौंदर्य वर्धक होता है, सुंदरता को बढ़ाता है। शहद के द्वारा रक्त है उसका शुद्धिकरण होता है। तो ये शहद के अनेकों प्रकार के लाभ या महत्व थे। साथ ही ये उच्च श्रेणी का पोषक युक्त आहार के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। मधुमक्खी पालन में अगर इस क्रिया को हम कृत्रिम तौर पर संपन्न करवा रहे हैं, संपन्न करवाने का जो ये तरीका होता है वो एपीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन करने से पूर्व व्यक्ति विशेष को प्रशिक्षण दिया जाता है और ये प्रशिक्षण का कार्य है खादी ग्रामोद्योग केंद्र हैं उनके द्वारा संचालित किए जाते हैं, जो संपूर्ण भारत में संचालित होते हैं। तो इन प्रशिक्षण केंद्रों की हम बात करेंगे। देखिए, मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र हैं वो ये केंद्र खादी ग्रामोद्योग द्वारा संचालित होते हैं। संपूर्ण भारत में ये संचालित किए जा रहे हैं। जैसे हम बात करें राजस्थान में खादी ग्रामोद्योग विद्यालय द्वारा मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र शिवदासपुर जयपुर संचालित किया जा रहा है। तो राजस्थान में खादी ग्रामोद्योग द्वारा मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण
केंद्र शिवदासपुर जयपुर संचालित किया जा रहा है। ऐसे ही कोटा में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान द्वारा भी मधुमक्खी प्रशिक्षण केंद्र संचालित है। तो ये सभी जो प्रशिक्षण केंद्र होते हैं मुख्यतया ये खादी ग्रामोद्योग जो संघ है उसके द्वारा संचालित किए जाते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मधुमक्खी प्रशिक्षण केंद्र जोलीकोट नैनीताल जिले में है। तो अलग अलग जगह खादी ग्रामोद्योग संघ के द्वारा मधुमक्खी पालन केंद्र या प्रशिक्षण केंद्र हैं वो संचालित किए जाते हैं। जैसे राजस्थान में जयपुर के अंतर्गत शिवदासपुर में, कोटा में, वैसे ही उत्तर प्रदेश में जो प्रशिक्षण केंद्र है जोलीकोट नैनीताल जिले में संचालित है। इसके बाद में हम अगले टॉपिक की राजस्थान के साथ साथ भारत में और कौन से राज्य हैं जहां मधुमक्खी पालन किया जा रहा है और उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है। देखिए, मधुमक्खी पालन है वो उस क्षेत्र विशेष की जलवायु वहाँ उपस्थित फलीय पादप हैं, पुष्पीय पादप हैं, फसली पादप हैं, उन पर निर्भर करता है। साथ ही जल की उपलब्धता कैसी है तो इस बात पर निर्भर करता है। तो राजस्थान में मधुमक्खी पालन है, दक्षिणी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान है, उसमें अधिकता से होता है। तो दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, में मधुमक्खी पालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत के अन्य राज्यों में हम बात करें तो बिहार है, तमिलनाडु है, केरल है, मध्य प्रदेश है, उसमें भी अधिकता से मधुमक्खी पालन किया जाता है। यहाँ हम बात करें कि भारत के
जो अन्य राज्य हैं, अन्य राज्य में लें जैसे बिहार, केरल, तमिलनाडु व मध्य प्रदेश में मधुमक्खी पालन अधिकता से होता है। साथ ही अधिक शहद की भी प्राप्ति होती है। तो ये तो थी बात कि शहद है वो पोषक की दृष्टि से कैसा होता है, प्रशिक्षण केंद्र हैं वो किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं और अपने राजस्थान में कहाँ है, ऐसे ही राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र में मधुमक्खी पालन सुचारू रूप से किया जाता है, भारत के अन्य राज्य हैं उनमें भी मधुमक्खी पालन किया जाता है। इसके बाद में हम लेते हैं कि मधुमक्खियों का कृत्रिम रूप से पालन कैसे करते हैं और कृत्रिम छत्ते हैं वो कैसे बने होते हैं, कैसी उनकी बनावट होती है, उन छत्तों की क्या विशेषता होती है। मधुमक्खियों को पालना, उत्पाद प्राप्त करना, मधुमक्खी पालन, या फिर एपीकल्चर कहलाता है। इनका कृत्रिम रूप से भी पालन करते हैं। अब कृत्रिम रूप से पालन करने के लिए कृत्रिम छत्ते निर्मित किए जाते हैं। ये छत्ते लकड़ी के बक्सेनुमा जैसी संरचना लिए हुए होते हैं और इन कृत्रिम छत्तों के दो भाग होते हैं या दो खंड होते हैं। सीधा सा हम लें कि कृत्रिम छत्ते लकड़ी या धातु से निर्मित बक्सेनुमा संरचना। अब देखिए कृत्रिम छत्ते हैं, उन कृत्रिम छत्तों के दो भाग होते हैं। एक ऊपरी भाग जिसमें शहद निर्मित होता है वो शहद कक्ष कहलाता है। दूसरा वाला भाग है वो उसमें शिशु हैं वो निवास करते हैं तो वो शिशु खंड कहलाता है। यानी कि एक ऊपरी भाग है शहद कक्ष, दूसरा शिशु कक्ष।
ये कृत्रिम छत्ते का ऊपरी खंड है। ये कृत्रिम छत्ते का नीचे वाला खंड है। ये संपूर्ण छत्ते का वन फोर्थ भाग होता है और ये है संपूर्ण छत्ते का थर्ड बाई फोर्थ भाग है। ये स्थिति थी कि कृत्रिम छत्ते हैं, लकड़ी या धातु से बने हुए बक्सेनुमा संरचना होती है जिनके दो कक्ष होते हैं, या यूं कहें दोनों अलग अलग विभेदित होते हैं। ऊपरी कक्ष है वो तो शहद कक्ष कहलाता है और ये 1/4 भाग निर्मित करता है। दूसरा उससे नीचे वाला जो कक्ष होता है वो शिशु कक्ष कहलाता है और ये पूरे जो कृत्रिम छत्ते का 3/4 भाग बनाता है। ये स्थिति है। और ये जो कृत्रिम छत्ते होते हैं ये एक दूसरे से इस प्रकार से विभेदित होते हैं कि रानी जो मधुमक्खी है वो शहद वाले कक्ष में प्रविष्ट न हो सके। यानी कि आउटलाइन तौर पर हम इन छत्तों की संरचना लें तो देखिए जो 1/4 भाग है वो शहद कक्ष होता है। नीचे वाला जो पार्ट है वो शिशु कक्ष। इस शहद कक्ष और शिशु कक्ष के आधारी भाग पर या पेंदे पर एक महीन छिद्र होता है या महीन छिद्र होते हैं और ये भी जाली से ढके हुए होते हैं और इस प्रकार से ये छिद्र अवस्थित होता है कि इसमें केवल शहद कक्ष में श्रमिक जो मधुमक्खी है वो आ जा सकती है। रानी इसमें नहीं जा पाती है क्योंकि रानी का आकार है, जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में भी लिया था, रानी का आकार है वो बड़ा होता है तो आसानी से ये रानी है शिशु कक्ष से शहद वाले कक्ष में नहीं जा पाती। केवल यहाँ श्रमिक है वो ही शिशु कक्ष से शहद कक्ष में प्रवेश कर सकता है। अन्यथा अगर गलतीवश रानी शहद वाले कक्ष में चली जाती है तो शहद वाले कक्ष में अंडे हैं, लार्वा हैं, वो दे दिए जाते हैं जिससे शहद है संदूषित हो सकता है। नीचे वाले शिशु कक्ष के अंदर
षटकोणीय किसी धातु की बनी हुई प्लेटें होती हैं और इन्हीं पर मोम वगैरह लगा हुआ होता है। तो ये प्लेटें इस प्रकार से समांतर अवस्थित की जाती हैं कि आपस में इनकी क्रिया है वो बाधित न हो। तो कृत्रिम छत्ते की संरचना में हम लें तो दो भाग थे, एक शहद कक्ष था और एक शिशु कक्ष था। दोनों एक दूसरे से अलग अलग थे, लेकिन शिशु कक्ष और शहद कक्ष के मध्य पेंदे के अंदर एक छिद्र होता है जो ये नियंत्रित करता है कि शहद वाले कक्ष में मधुमक्खी के कौन से प्रारूप को जाना है। तो प्रारूप जाने के लिए जो होता है उत्तरदायी वो होता है श्रमिक। ये एक कृत्रिम छत्ते की संरचना थी। फिर कृत्रिम मधुमक्खी पालन के लिए बहुत से संसाधन है या यूं कहें उपकरणों की आवश्यकता होती है जिससे इस क्रिया को आसानी से संपन्न किया जा सके। इस क्रिया को संपन्न करने के लिए किन किन उपकरणों की आवश्यकता होती है तो उसका जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन में काम आने वाले उपकरण। देखिए, उपकरणों की हम बात करें तो मधुमक्खी पालन के लिए जो उपकरण काम में आते हैं उनमें शरीर को ढकने के लिए एक तो विशेष पोशाक, ताकि शरीर के विभिन्न भागों पर मधुमक्खी है वो डंक न मारे। मुंह को ढकने हेतु जालीदार नेट, ताकि आसानी से हम सिर है, मुख है, उसको मधुमक्खियों के डंक से बचा सकें। अन्य में लें दस्ताने। शहद है वो छत्ते के ऊपरी भाग में होता है, तो हाथ से संग्रहित करते समय हो सकता है कि मधुमक्खियां डंक लगा दे। उसके बचाव हेतु शहद संग्रहण करता या मधुमक्खी पालन करता है, उसको बचाव हेतु प्लास्टिक के बने हुए दस्ताने हैं वो प्रयुक्त करने होते हैं। तो दस्ताने हैं, ऐसे ही चाकू की आवश्यकता होती है। जो शिशु कक्ष है उसकी जालियां हैं मोम से ढक जाती हैं, बंद हो जाती हैं, तो उस स्थिति में श्रमिक हैं वो प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो फलस्वरूप इस चाकू को गर्म करके फिर इन प्लेटों की सफाई की जाती है, जिससे छिद्र हैं वो खुल जाते हैं और आवागमन प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलने लग जाती है। तो इस प्रकार से चाकू की आवश्यकता होती है। शहद वगैरह प्राप्त करने के लिए या मधुमक्खियों को हटाने के लिए
धूम्र यंत्र या धुआं यंत्र की आवश्यकता होती है। इस हेतु टिन का डिब्बा ले लिया जाता है और उसमें धुआं उत्पन्न की जाती है। तो यहाँ अन्य जो उपकरण चाहिए वो धूम्र या धुआं यंत्र है, उसकी आवश्यकता होती है। साथ ही जो शहद प्राप्त हो गया उस शहद की सफाई करने हेतु भी उपकरण की आवश्यकता होती है। तो उस उपकरण को यानी कि शहद निकालने के लिए उपकरण, अन्य जो उपकरण चाहिए वो शहद निकालने के लिए उपकरण। यह ऐसा उपकरण होता है कि इसमें शहद को डाल लिया जाता है और फिर गुणन करवाया जाता है, जिससे अपकेंद्रण बल के द्वारा शहद वो शुद्ध हो जाता है और टोंटी खोलकर इसको अलग कर लिया जाता है। तो ये शहद निकालने के लिए उपकरण था। तो मधुमक्खी पालन के लिए अलग अलग जो उपकरण है वो काम में आते हैं, जैसे विशेष पोशाक है, वो मुंह या सिर को ढकने के लिए जालीदार नेट की आवश्यकता होती है ताकि हम मधुमक्खियों के डंक से स्वयं का बचाव कर सके या मधुमक्खी पालन करता है ऐसा कर सके। हाथों के बचाव हेतु दस्ताने लिए जाते हैं, साफ सफाई के लिए चाकू लिया जाता है, मधुमक्खियों के हटाव के लिए धूम्र या धुआं यंत्र लिया जाता है और शहद निकालने के लिए उपकरण प्रयुक्त किया जाता है जो अपकेंद्रण बल या अपकेंद्रण विधि के द्वारा शहद है उसको निकाल लिया जाता है। अब बात आती है कि कृत्रिम तरीके से या मधुमक्खी पालन करते हैं तो उस समय प्राकृतिक तौर पर इन्हें या प्राकृतिक स्रोत से इन मधुमक्खियों को कैसे पकड़े या कैसे पकड़कर इनका पालन करें। मधुमक्खी पालन हेतु प्राकृतिक स्रोत या छत्ते से मधुमक्खियों को पकड़ना। देखिए, पकड़ने के लिए प्राय समय है, स्थिति है, उसका ध्यान रखा जाता है। तो मधुमक्खियों को पकड़ने के लिए प्राय शाम का समय उचित होता है। साथ ही उन्हें उस समय पकड़ा जाता है जब वो वृंदन कर रही हो या प्रवास कर रही हो। कहने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही हो। तो पकड़ने हेतु शाम का समय उचित। प्रवास व वृंदन के समय पकड़ा जाता है। पकड़ने के लिए किसी कपड़े से बनी हुई टोपी है, उसमें शर्करा का घोल या चीनी का घोल लगा दिया जाता है या शहद की मात्रा लगा दी जाती है, जिससे मधुमक्खियां इनकी ओर आकर्षित हो जाती है। तो इस तरीके से कपड़े की टोपी के शहद लगाकर इनको पकड़ लिया जाता है और फिर कृत्रिम छत्तों में इनको छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से इनको पकड़कर मधुमक्खी पालन किया जाता है। साथ ही ये भी ध्यान रखा जाता है कि निश्चित समयांतराल के बाद में जो रानी मधुमक्खी है उसको बदल दिया जाता है, छत्ते में बदल दिया जाता है। यानी कि रानी जो मधुमक्खी है उसको प्रति वर्ष बदला जाता है।
बदलने का कारण है कि रानी है वो समय के साथ वृद्ध हो जाती है। वृद्ध होने से उसके अंडे देने की प्रवृत्ति वो कम हो जाती है। अंडे देने की प्रवृत्ति कम हो गई तो संततियों की संख्या कम होने लग जाती है। फलस्वरूप पुरानी वाली रानी को निष्कासित कर दिया जाता है, छत्ते से या हटा दिया जाता है, और नई रानी है वो प्रतिस्थापित कर दी जाती है। तो प्रतिवर्ष है वो छत्ते से जो पुरानी रानी है उसको हटा दिया जाता है। और मधुमक्खी पालन करने हेतु उन क्षेत्रों का चुनाव करते हैं जहाँ पुष्पी पादप हैं, फलीय पादप हैं, पसली पादप हैं, उनकी संख्या ज़्यादा हो, क्योंकि ये इन्हीं पादपों के पुष्प हैं, उनसे पराग और मधु एकत्रित करती है। साथ ही आसपास जल की समुचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। अंत में हम लेते हैं मधुमक्खी पालन का कृषि में महत्व है। देखिए, फर्स्ट में तो हम लें परागण क्रिया में सहायक। यानी कि परागण एक प्रकार की क्रिया है जिसमें एक पुष्प के पराग कण हैं या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पादप विशेष के अन्य पुष्प पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे परागण क्रिया संपन्न हो जाती है और बीज का निर्माण हो जाता है और उत्पादकता बढ़ती है। तो मकरंद प्राप्ति, मधु प्राप्ति और पराग प्राप्ति के लिए मधुमक्खियां हैं एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाती रहती हैं। तो जैसा कि पूर्व वीडियो में भी हमने लिया था कि जो श्रमिक होते हैं, श्रमिक में हमने लिया था कि इनका जो उदर भाग होता है वहाँ पराग थैलियाँ बनती हैं, पोलन बास्केट। साथ ही जो पश्य वक्ष हैं, यहाँ बालों सदृश संरचनाओं की अधिकता होती है। तो ये उदर वाला भाग है, वक्ष वाला भाग है, ये सभी भाग यहाँ जाने अनजाने में परागकणों को अपने साथ चिपका लेते हैं और मधुमक्खियाँ एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाती है तो परागकणों का स्थानांतरण हो जाता है या परागण क्रिया संपन्न हो जाती है। कीटों द्वारा अगर परागण क्रिया होता है तो अध्ययन में ये पाया गया है कि लगभग 80% परागण क्रिया है वो मधुमक्खियों द्वारा होती है। तो इस प्रकार से ये परागण क्रिया में सहायता करती है, जिससे किसानों की फसलों की उत्पादकता बढ़ती जाती है। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में ये परागण क्रिया को संपन्न करवाकर उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है। दूसरा इम्पोर्टेंस हम लें तो इसमें सहयोग होता है संकर बीज बनने में। मधुमक्खियाँ एक ही पादप की भिन्न भिन्न किस्में हैं, उनके पुष्पों पर स्थानांतरित होती रहती है, जाती आती रहती है, और उनके जो पंख हैं, पराग थैलियाँ हैं, उनमें
परागकण लग जाते हैं और अन्य पुष्प से परागण क्रिया संपन्न हो जाती है, तो उस स्थिति में बीज का निर्माण होता है और ये बनने वाला बीज मातृ पादप से उन्नत होता है, श्रेष्ठ होता है, जो संकर बीज कहलाता है। और संकर बीज है ये अधिक उत्पादकता वाले, रोग प्रतिरोधी क्षमता वाले होते हैं। तो ये था जो मधुमक्खियां हैं उनका परागण क्रिया में सहायता करना, संकर बीज बनने में सहायता करना, साथ ही अन्य उत्पाद के तौर पर किसान की आय में वृद्धि करने हेतु इनसे शहद है, मोम है, मधुमक्खी विष है, इनकी प्राप्ति की जाती है, जो पोषक पदार्थों के साथ साथ अन्य क्रियाओं में भी काम में आते हैं।